हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबी कर इंस्टीट्यूट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली लाइट के ही बारे में कि लाइट क्या होता है और उसके अराउंड कौन कौन से फिनोमिनाज हैं जो रिवॉल्व करते हैं उसके अराउंड। तो ये क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट नेक्स्ट बाद एक और चैप्टर आता है विच इज ह्यूमन आई। वो इस चैप्टर के बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। अगर आपको वो चैप्टर समझना है तो ये चैप्टर समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में आप लोग समझोगे कि आखिर लाइट क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कुछ बेसिक टर्म्स, इमेज, ऑब्जेक्ट एंड एसेट्रा एसेट्रा, और कुछ। फिर हम लोग मूव कर जाते हैं हमारे दो सेक्शन, मेन सेक्शन के ऊपर। पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उनके लॉज, क्या टर्म्स हैं और क्या क्या फॉर्मूलाज हैं, न्यूमेरिकल्स, ये सब चीज़ हम लोग देखते हुए धीरे धीरे आराम से चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ क्लास 10th। तो सबसे पहली चीज हम लोग यही जान लेते हैं कि आखिर लाइट क्या होता है, व्हाट इज लाइट। तो लाइट सिंपल सी एक क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप ने हमेशा, जब भी आप धूप में जाते हो तो आपको एक हीट का सेंसेशन होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सनलाइट, लाइट जो आ रही होती है, जो आपको स्किन पर टकराती है, तो वो क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। तो आपको वो हीट एनर्जी के फॉर्म में आपको फील होता है, गर्मी का एहसास होता है। तो लाइट इज नथिंग जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से हम लोग अपने आसपास देख सकते हैं। ठीक है, अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने लाइट्स ऑफ कर रखी थी, तो आप मुझे देख सकते थे क्या? नहीं। तो जैसे ही मैंने लाइट्स को ऑन किया, आपने देख लिया मेरे को। क्यों? वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन क्या चीजें हैं, वो सब चीजें। तो बस इतना समझो, बेसिक कोर नॉलेज, कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें आसपास देखने के लिए हेल्प करती है। ठीक है। अब एक चीज, एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको समझा दूं। लेट सपोज ये सन है। ठीक है, और स्पेस से लाइट आ रही होती है। ठीक है, स्पेस से लाइट आती है हमारी अर्थ तक। तो ये जो हमारे पास लाइट आती है, ठीक है, ये बंडल की फॉर्म में आती है। किस फॉर्म में? बंडल्स की फॉर्म में आती है। अब इस बंडल, बंडल का मतलब क्या हो गया, एक बहुत सारे स्टैक्स ऑफ लाइट रेज हैं, वो एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, तो इन बंडल्स में क्या होता है, हमारे पास क्या होते हैं, कुछ पैकेट्स होते हैं। क्या होते हैं? पैकेट्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? पैकेट्स। इन पैकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटॉन्स बोलते हैं। ठीक है, और यही फोटॉन्स मेन कारण होते हैं एनर्जी का। तो बेसिकली अगर आपसे कोई भी पूछे कि लाइट के अंदर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? फोटॉन्स होते हैं। जैसे एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे ही लाइट के अंदर क्या होते हैं? फोटॉन्स होते हैं। फोटोन मासलेस कंपोनेंट या पार्टिकल मान लो, मासलेस होते हैं। ठीक है, इनका कोई मास नहीं होता। तो लाइट क्या होते हैं? कंटेन्स एनर्जी पैकेट नोन एज फोटॉन्स। क्लियर ये चीज? अच्छा, एक सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्या है, लाइट क्या होती है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और बहुत अच्छे से समझाऊं तो इसको वेव की जगह आप लिख सकते हो रेडिएशन। ठीक है, क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों बोला जा रहा है? अगर आप लोग इस फिगर को देखोगे तो लाइट कुछ इस तरीके से ट्रेवल करती है, अगर आपको दिख रहा होगा इस इमेज में। तो लेट्स से, एक मिनट, ये मेरे पास कोई एक सोर्स है। ठीक है, क्या है? एक सोर्स है जिससे लाइट रे जो है वो निकल रही है। इस सोर्स से लाइट रे निकल रही है, जैसे सन है। ठीक है, तो लाइट रे इस तरीके से आ रही है यहाँ पर, ऐसे करके। तो बेसिकली इसके अराउंड लाइट जिस तरीके से प्रोपेगेट करती है, जैसे ये लाइट इस तरीके से जा रही है, तो इसके अराउंड, इसके चारों तरफ दो तरीके का फील्ड क्रिएट हो जाता है। पहला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड। इसके पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से चल रहा होता है, जैसे लाइट ऐसे जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रहा होता है, ऐसे करके। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रहा होता है, मतलब दोनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये क्या होता है, एक तरीके से कवर्ड होता है। लाइट जो रे होती है वो इन दोनों फील्ड के अराउंड कवर्ड होती है, जिसकी वजह से वो लाइट किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, अब तो इस फील्ड की वजह से
Light can travel through any medium. It can be solid, liquid, gas और वैक्यूम। ठीक है, तो वैक्यूम में भी सिर्फ इसी प्रॉपर्टी की वजह से लाइट रे जो है ट्रैवल कर पाती है। जो स्पेस में क्या होता है, स्पेस में तो यहाँ तो वैक्यूम है ना हमारे पास, यहाँ तो कुछ नहीं है, कोई मीडियम ही नहीं है, तो वैक्यूम में कैसे ट्रैवल कर सकती है लाइट? तो उसका सिंपल रीजन होता है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। आपको ये कुछ नहीं जानना कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से चल रहा है, इसके बारे में कोई टेंशन नहीं लेनी। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि वैक्यूम में क्यों कर पाती है लाइट ट्रैवल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होने की वजह से। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको हम दोबारा पढ़ेंगे। अभी ये देख लो कि इंडिकेटेड बाय आर रे। ठीक है, लाइट को हम एक रे के थ्रू इंडिकेट करते हैं। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट के बारे में। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। बहुत सिंपल है कि इसमें ये बताता है कि लाइट जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करती है। उसका बहुत ही इजी डेमोन्स्ट्रेशन है, वो ये यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, कैंडल है फॉर एग्जांपल, और हमने 3 कार्डबोर्ड ले रखे हैं और उसको लगा रखा है, उनमें होल कर रखा है, तो उधर से हम लोग देख सकते हैं क्योंकि लाइट आ रही होती है उधर से। ठीक है, जब लाइट इस तरीके से ट्रैवल करती है अपोजिट डायरेक्शन में, तो जब हमारी आंखों में जाती है वो, तो हम लोग देख सकते हैं क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है। लेकिन अगर हमने एक कार्डबोर्ड को डिस्प्लेस कर दिया, तो वो जो है होल जो है ब्लॉक हो जाता है, वहां पे होल नहीं होगा, तो वो लाइट जो है वो ब्लॉक हो जाती है, तो हम उसको नहीं देख पाते। तो सिंपल सा एक रीजन, एक तो डेमोन्स्ट्रेशन ये हो गया। दूसरा डेमोन्स्ट्रेशन इसका ये होता है सिंपल सा कि जो शेडो जो होती है वो हमारी, वो हम हमेशा क्या बनती है, लाइट के थ्रू ही बनती है। जो सनलाइट आती है, तो शेडो कभी भी बेंड नहीं होती हमेशा कभी भी। ऐसा क्यों होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लो। ठीक है, ये हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, यहाँ पर सन है, तो हम लोग देखते हैं कि जो इसकी शेडो बनती है वो कुछ इस तरीके से बनती है। वो डिपेंड करता है कि हमारी जो सन है और जो रे है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको किस एंगल पर टकराती है। तो जिस एंगल पर टकराती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से जाती है और इतना ही बनता है। अब इसको हम थोड़ा सा मूव करते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, सन को हमने ऊपर की तरफ मूव कर दिया, तो लाइट रे किस तरीके से आएगी, अब इस तरीके से आएगी। ठीक है, कुछ एंगल चेंज हो जाएगा उसका, ऊपर से आएगी, तो यहाँ पर जब टकराएगी तो इसी स्ट्रेट लाइन में जाती है, और हमारी जो अब शेडो है वो इतनी बनेगी सिर्फ। तो बेसिकली बात कहने का बस सिंपल सा यह है कि लाइट जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरा प्रॉपर्टी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, अब हमें पता है कि लाइट जो होती है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेती है, तो इसकी जो स्पीड होती है वैक्यूम के अंदर वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है, और इससे ज्यादा स्पीड में कोई और ऑब्जेक्ट ट्रैवल नहीं करता। ठीक है, और वो क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट के साथ याद रखना। ठीक है, यूनिट के साथ याद रखना, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, वो यूनिट चेंज कर देता है, तो आपको कन्वर्जन वगैरह पता होना चाहिए। जैसे किलोमीटर पर आवर में पूछ लिया उसने, ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है किलोमीटर पर आवर, तो आपको कन्वर्ट करके ही इसको करना पड़ेगा। तो ये मीटर पर सेकंड में है इसकी वैल्यू, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये चीज हो गई। तो अब हमें पता है कि लाइट जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में ट्रेवल कर सकती है, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है वो सबसे ज्यादा होती है। देन इसके बाद आता है एयर की बारी, देन इसके बाद आती है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, देन फिर आता है ग्लास के अंदर। तो इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है, मतलब सबसे ज्यादा तेज लाइट की जो स्पीड होगी वो वैक्यूम होगी, देन एयर, वाटर एंड देन ग्लास। इस तरीके से ये याद होना चाहिए ऑर्डर, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है ऑर्डर में। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लाइट की, डुअल नेचर ऑफ लाइट। क्या है, डुअल नेचर ऑफ लाइट, के लाइट के दो चेहरे हैं। ठीक है, जो पहला चेहरा है वो क्या है, वेव। ठीक है, और जो दूसरा चेहरा है वो क्या है, पार्टिकल। ठीक है, मतलब लाइट जो है वो वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। अब जब वेव की बिहेव कर रही है, तो कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो इस चीज को वेरीफाई करती हैं, तो वो कौन कौन सी है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। और इन तीनों में से आपको कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, सिर्फ आपको नाम याद रखना है कि कौन कौन से फिनोमेनाज हैं जो वेरीफाई करते हैं कि लाइट के पास वेव नेचर है। पहला है इंटरफेरेंस, दूसरा है डिफ्रैक्शन और तीसरा है पोलराइजेशन।
ठीक है, इन तीनों को आप अच्छे से पढ़ोगे क्लास 11th और 12th में। देन वेव पार्टिकल नेचर, कौन कौन से ऐसी थ्योरीज हैं जो उसको वेरीफाई करते हैं कि वो पार्टिकल नेचर है। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें थ्योरीज आती हैं। पहला आता है आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये जो थ्योरी थी वो आइंस्टीन ने दी थी कि जब कभी भी एक कोई मेटल प्लेट है, क्या है, मेटल प्लेट है, उस पर कोई भी लाइट रे टकराती है, तो जो इसके अंदर फोटॉन्स होते हैं, क्योंकि मैंने बताया क्या होते हैं इसके पास, लाइट के पास फोटॉन्स होते हैं, तो वो टकराते हैं और इससे क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। मतलब बेसिकली बॉल, एक बॉल रखी हुई है, उस पर तुम एक बॉल मारते हो तो वो दूसरी जो रखी हुई स्टेशनरी बॉल है वो दूर भाग जाती है। तो इस तरीके से कोई मेटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल के अंदर, तो जब कोई फोटॉन्स पर टकराता है तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो ये थ्योरी थी किसकी, आइंस्टीन की, इसको बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये बिहेवियर सिर्फ एक पार्टिकल ही शो कर सकता है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरी है जो पार्टिकल नेचर को वेरीफाई करती है लाइट के। और जो दूसरी है वो है न्यूटन की, ठीक है, उसको बोलते हैं कर्पस्कल्स थ्योरी। तो सिंपल सा है, इसमें कुछ खास नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने शुरुआत करी थी न्यूटन ने इस थ्योरी के बारे में कि पार्टिकल नेचर होता है, और आइंस्टाइन ने उसे वेरीफाई किया था। तो इसने न्यूटन ने बोला था कि लेट से आपके पास कोई बल्ब है, तो बल्ब से जो होते हैं कर्पस्कल्स निकलते हैं, ठीक है। हमने अभी जो दे रखा है वो क्या नाम दे रखा है, फोटॉन्स। न्यूटन ने उनका नाम क्या दे रखा था, कर्पस्कल्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये चीज पूछी जा सकती है एग्जाम में कि न्यूटन के पार्टिकल का नाम क्या है लाइट के, तो कर्पस्कल्स, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज समझ में आती है कि लाइट के पास दो बिहेवियर होते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। नेक्स्ट इसकी लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, मैंने बता रखा है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है, जिसमें हमारे पास अलग अलग वेवलेंथ पर, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर लाइट्स निकलती हैं। इतना इसमें मत जाओ डिटेल में, बट इतना ध्यान रखो कि हमारे पास एक विजिबल रेंज होती है, जैसे देखो अलग अलग तरीके की रेज होती है, या रेडिएशन, रेज बोल दो या क्या बोल दो, रेडिएशन बोल दो। लाइट भी एक तरीके क्या होती है, रे होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक स्पेक्ट्रम होता है, हर तरीके की रे को एक ग्राफ पे शो कर रखा है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें हमारे पास हर तरीके की रे है। आपने यूवी रे के बारे में सुना होगा जो सन से आती है, एक्स रे के बारे में सुना होगा जो एक्सरे कराते हैं, ठीक है, वहां से रेज निकलती हैं, ठीक है, जो प्रिंट करके हमारे हड्डियां वड्डियां दे देता है, ठीक है। देन आपने रेडियो वेव्स के बारे में सुना होगा। फिर एक माइक्रोवेव होता है, ठीक है, माइक्रोवेव्स भी होता है, इंफ्रारेड वेव्स भी होते हैं, ठीक है, यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, गामा रेज हल्क, ये सब आपने कहीं ना कुछ सुन रखा होगा। तो उन सबको क्लब कर दिया, एक ग्राफ पे चिपका दिया, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो उन सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बीच में एक पोर्शन होता है बेचारा छोटा सा, जिसको हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। क्या होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम। अच्छा, ये जितने भी बाकी की जो रेज हैं, एक्सरे हो गया, यूवी रे हो गया, ये कोई भी दिखाई नहीं देता, बट इसमें एक छोटा सा पोर्शन होता है जो हमें दिखाई देता है, ठीक है, कलर्स की फॉर्म में, विच इज विजिबल स्पेक्ट्रम, और यही रेनबो का कलर होता है, ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसकी वेवलेंथ आपको याद रखनी है, ये 400 से लेके 700 के रेंज में होता है, ठीक है, नैनोमीटर्स में, किसमें, नैनोमीटर्स में, यूनिट के साथ याद रखना, विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज, विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी लाइट की। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि जब कभी भी एक लाइट जो होती है एक सरफेस पर टकराती है, लाइट रे आई, टकराई, तो उसके साथ क्या होगा, ये जो लाइट आई है इसके साथ क्या होगा। तो देयर थ्री पॉसिबिलिटीज। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि वो लाइट टकरा कर कहीं और डायरेक्शन में चली जाए, टकराई दूसरी डायरेक्शन में चली गई, टकराई दूसरी डायरेक्शन में चली गई, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। आई, टकरा के वापस चली गई किसी दूसरी डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। एक पॉसिबिलिटी क्या है, टकराई और वहीं के वहीं क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, जो एनर्जी, क्योंकि लाइट एक एनर्जी है, एनर्जी आई और एनर्जी सरफेस को दे दिया जिस पे वो टकराई, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्ब हो गई, तो वो क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है, लाइट रे आई और वो इसके अंदर पेनेट्रेट करके
किसी दूसरे डायरेक्शन में चली गई। ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं, लाइट रे आती है, टकरा के चली गई किसी दूसरी डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। एक क्या हो सकता है कि लाइट रे आई और यहीं के यहीं क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, ये क्या हो जाता है हमारा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन। और तीसरा क्या हो सकता है कि लाइट रे आई और उस सरफेस के अंदर पेनिट्रेट कर गई, पेनिट्रेट, और ये सब चीजें आगे पढ़ेंगे कि कैसे क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिफ्रैक्शन। तो तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब मैंने बताया था कि आपको कि हमारे पास कुछ सोर्स होता है जिससे लाइट रे आती है, जैसे सन वगैरह हो गया। तो ये जो सोर्स होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है ल्यूमिनियस और एक होता है नॉन ल्यूमिनियस सोर्स। ठीक है, जिसके थ्रू लाइट आती है। ल्यूमिनस सोर्स वो होते हैं जो अपनी खुद की लाइट रे प्रोड्यूस करते हैं, और नॉन ल्यूमिनस वो सोर्स होते हैं या वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो खुद की लाइट क्रिएट नहीं करते, बट वो दूसरे से लाइट लेते हैं और उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जैसे कि मैं एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हूँ, ठीक है, वहां पर एक लाइट लगी हुई है, वो एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, वो लाइट रे क्रिएट कर रही है, मेरे पे टकराती है और वो कैमरा में जाती है इस तरीके से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ बेसिकली, सिंपल है। तो मैं एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हूँ। क्लियर ये चीज, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये पढ़ लेना आराम से। देन कुछ हमारे सरफेसेस होते हैं। पहला सरफेस होता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, सरफेस, ठीक है, यहाँ पे ये सरफेस लिख लेना। दूसरा होता है ट्रांसल्यूटेंट, ट्रांसल्यूसेंट सरफेस, और तीसरा होता है, तीनों सरफेस की अपनी अपनी खासियत होती है, बट बहुत ही बेसिक चीज से समझा दूं कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जिसके थ्रू लाइट पास कर जाती है, ट्रांसपेरेंट, जिसके थ्रू लाइट पास कर जाए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। लाइट पास थ्रू दैम कंप्लीटली, पूरी तरीके से लाइट जो होती है वो चली जाती है, जैसे कि एक ये यहाँ पर ये दे रखा है ग्लास, ठीक है। दूसरा है ट्रांसल्यूसेंट, जिसके थ्रू लाइट जो होती है वो 100% नहीं जाती, वो क्या होती है, कुछ 80%, 90%, 70% जाती है, बाकी स्कैटर हो गई या डिफ्यूज हो जाती है उसके जाने के बाद। जैसे बटर पेपर होता है, ठीक है, मतलब उसके आर पार तुम जो होता है हल्का हल्का देख सको, ऐसी सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। एंड देन थर्ड आती है हमारे पास ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट या ओपेक सरफेस, ऐसी सरफेस जिसके थ्रू 0% लाइट पास कर पाती है, ठीक है। या तो वो ये दो काम कर सकते हैं, या तो वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं या रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, रिफ्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज समझ होती है, या तो एब्जॉर्ब या रिफ्लेक्शन, ये दो चीजें कर सकते हैं। तो ये चीज हो गई हमारे सरफेसेस के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं एक्चुअल टॉपिक के ऊपर कि आखिर हम लोग किस तरीके से देख पाते हैं चीजों को। ठीक है, मतलब हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो है हाउ। क्लियर है। तो लेट्स से ये एक हमारा बल्ब है, ये टेबल है, यहाँ पर बुक रखी हुई है, और ये कोई तुम में से कोई खड़ा है, अपने आप को कोई भी मान लो, ठीक है। अब लाइट रे जैसे ही आती है, बुक पर टकराई, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे आती है, तो इंसिडेंट रे आती है, बुक पे टकराई, और उस टकराने के बाद वो क्या होती है, यहाँ पर जब किसी भी सरफेस पे टकराती है तो तीन फिनोमेना होते हैं, मैंने बताया, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और रिफ्रैक्शन। अभी हम लोग पहले वाले फिनोमेना को कंसिडर करते हैं, क्या है, रिफ्लेक्शन। वो रिफ्लेक्ट होकर क्या जाती है, हमारी आंखों में जाती है, ठीक है, ये लाइट जो होती है हमारी आंखों में जाती है, जिसकी वजह से हम लोग देख पाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये वो तरीका होता है जिसकी वजह से, जिस वजह से ये हमें आसपास की चीजें देख पाते हैं। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो हमारे आसपास अभी जो हुआ मैंने आपको करके दिखाया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि लाइट रे आई, किसी सरफेस पर टकराई और वो किसी दूसरे डायरेक्शन में चली गई, ठीक है, इस डायरेक्शन में आ रही थी, इस डायरेक्शन में चले गई टकराने के बाद। तो इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सिंपल सी चीज है। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही इज द रीजन जिसकी वजह से हम लोग आसपास देख पाते हैं। तो हमें देखने के लिए क्या चीजें चाहिए, सबसे पहले तो हमारे पास आंख होनी चाहिए, आई, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है, दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो हमारे आसपास देख सके। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है लाइट, इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। क्लियर है यहाँ पर कि हम लोग किन किन वजह से देख पाते हैं, कौन सा रीजन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द रीजन।
अब हम लोग बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअल में कैसे डिफाइन करेंगे। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ बाउंसिंग बैक। ठीक है, लाइट टकरा कर किसी दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैंने अभी आपको बताया कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ प्लेन मिरर। ये मैंने यहाँ पे कुछ चीजें बना रखी हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास एम एम डैश, एम एम डैश हमारे पास क्या है, प्लेन मिरर। क्या है, प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर कैसे बनता है, एक ग्लास शीट है, उस ग्लास शीट के जो बैक साइड होता है उस पे हम लोग क्या करते हैं, एक कोटिंग कर देते हैं। किसकी कोटिंग करते हैं, सिल्वर की। ठीक है, किसकी करते हैं, सिल्वर की, सिल्वर कोटिंग। ठीक है, सिल्वर कोटिंग ऑन ग्लास शीट कवर्ड बाय कलर्ड पेंट। फिर सिल्वर कोटिंग करी, फिर उसके बाद हम लोग पेंट कर देते हैं, कोई कलर्ड पेंट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक मिरर बनाते हैं ग्लास की हेल्प से। तो ये बैक साइड होता है। और जो फ्रंट साइड होती है उसकी, वो क्या होती है, शाइनिंग होती है, पॉलिश्ड होती है। जो फ्रंट साइड क्या होती है इसकी, पॉलिश्ड या फिनिश्ड, कुछ भी बोल लो, या शाइन करती हुई, जिस पर रिफ्लेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब ए और ओ, ए ओ, ए ओ हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे। ए ओ लाइट इस तरीके से आ रही है हमारी, ए ओ लाइट इस तरीके से आई, और फिर किस तरीके से जा रही है, ओ बी की तरीके से वो हमारी दूसरे डायरेक्शन में लाइट जो है टकरा के जा रही है। तो इसमें हमारे पास इंसिडेंट रे बनता है और रिफ्लेक्टेड रे बनता है। ठीक है, और वो पॉइंट जिस पर क्या होती है, लाइट रे टकराती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। अब एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं हम लोग, एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं। जैसे ये हमारे पास, मैं यहाँ पे समझाता हूँ, ये हमारे पास प्लेन मिरर है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये इंसिडेंट रे आया। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे चली गई। अब हम लोग क्या करते हैं, इस प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं, एन एन डैश। आपको यहाँ दिख रहा होगा एन, और ये हमारे पास एन डैश। ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो ये ध्यान रखना है हमें कि एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि परपेंडिकुलर होती है किसके, प्लेन मिरर के। जो मिरर होता है उसके परपेंडिकुलर होती है, मतलब ये क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। अब ये जो नॉर्मल होता है वो क्या होता है, एक रिफरेंस के लिए लिया जाती है, लाइन होती है, रेफरेंस लाइन कहलाते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, रेफरेंस लाइन। अब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इसको हम बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये चार पांच टर्म है जो आपको ध्यान में रखने हैं रिफ्लेक्शन के लिए। क्लियर है। तो अब हम लोग बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो बेसिकली दो लॉ है जो आपको ध्यान में रखने हैं। पहला लॉ है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास जो लाइट रे है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, जो रिफ्लेक्टेड रे है जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, वो क्या होता है, इक्वल होता है। ऐसा क्यों होता है, तो इस चीज को हम लोग प्रूव कर सकते हैं एक दूसरे लॉ से, प्रिंसिपल से। बेसिकली इसको बोलते हैं हम लोग फर्मेट प्रिंसिपल। ठीक है, आप जाना, उसको सर्च करना कि फर्मेट प्रिंसिपल होता क्या है, इसको किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। तो वो चीज देखना जाकर। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक है जो कि आपके सिलेबस का है नहीं, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ा रहा, वरना बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये चीज कि इक्वली कैसे प्रूव करता है। दूसरा जो लॉ है वो भी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है इस लॉ को समझने के। ये तो समझ जाते हैं कि हाँ एंगल आई बराबर एंगल आर हो गया, लेकिन जो दूसरा लो है इसको थोड़ा सा इमेजिन करने में थोड़ा तकलीफ होती है बच्चों को। अब आप सपोज करो ये मेरे पास सरफेस है या प्लेन मिरर है, इंसिडेंट रे आई रिफ्लेक्ट होके चली गई, नॉर्मल बनाया 90 डिग्री एंगल पर, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। ठीक है, लेकिन ये चीज दूसरा लॉ क्या बताता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक प्लेन में होते हैं।
किसमें होते हैं, एक प्लेन। किसमें होते हैं, एक प्लेन। अब जैसे प्लेन क्या होता है, एक प्लेन। अब यहाँ पे लिख देता हूँ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। ठीक है, ये क्या होते हैं, आर इन आ प्लेन, एक सेम प्लेन में होते हैं। ठीक है, सेम सेम प्लेन। अब एक प्लेन क्या होता है, प्लेन बेसिकली एक 2D फिगर होती है, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या हो गया ये, प्लेन हो गया। एक रेक्टेंगल क्या होता है, एक प्लेन होता है। ठीक है, तो बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक, इसके थ्रू समझ देते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये समझो, एक मेरे पास वाइट पेपर है। ठीक है, एक प्लेन समझो इसको। ठीक है, एक प्लेन, इंसिडेंट रे आती है, सरफेस से टकराई, इसी प्लेन में रहेगी वो, रिफ्लेक्टेड रे और ऐसे चली जाती है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, इसी प्लेन में, सेम प्लेन में क्या है, नॉर्मल है। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, इसको, इसका सेकंड लॉ का मतलब ये होता है कि तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो यहाँ तक चीजें क्लियर हैं आपको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में दोनों लॉज क्लियर होने चाहिए बहुत क्लियरली, क्योंकि आगे फिर इसका यूज होगा तो आपको दिक्कत होगी अगर आपको नहीं समझ में आता अच्छे से तो। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं इमेज और ऑब्जेक्ट के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट दो टर्म्स हैं, इमेज और ऑब्जेक्ट। ओके, इमेज और ऑब्जेक्ट, ये दो ऐसी चीजें हैं जो आप बहुत ज्यादा सुनोगे इस चैप्टर में, कि इमेज और ऑब्जेक्ट। तो इमेज क्या होता है आप सोचो खुद, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, सोच लिया आराम से। तो ज्यादातर लोगों का आंसर ये होगा कि इमेज जो हम मिरर के अंदर देखते हैं वो हमारी इमेज होती है, और हम एक ऑब्जेक्ट होते हैं। तो बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग किस में बात कर रहे हैं, फिजिक्स में बात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग टेक्निकल टर्म में कैसे समझेंगे, इमेज को और ऑब्जेक्ट को। तो इमेज का जो लेना देना होता है, इमेज का जो लेना देना होता है, वो किससे होता है, रिफ्लेक्टेड रे से। किससे होता है, रिफ्लेक्टेड रे से। तो जब कभी भी रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारी, तो कैसे बोलेंगे हम लोग, इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज क्या देता है, हमें इमेज देता है। ऑब्जेक्ट का जो लेना देना होता है वो किससे होता है, इंसिडेंट रे से होता है। किससे होता है, इंसिडेंट रे से। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, कि इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, अब इमेज जो बनती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद बनती है, जब लाइट जो होती है रिफ्लेक्ट हो जाती है। और इनसे ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब हम, मैं ऑब्जेक्ट हूं तो मैं क्या करूंगा अपनी तरफ से, अगर मैं ल्यूमिनस हूं या नॉन ल्यूमिनस हूं, मैं तो किसी सरफेस के लिए एक तरीके से एक इंसिडेंट रे की तरह काम करूंगा ना, कि मैं इंसिडेंट रे दूंगा। तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या करता है, इंसिडेंट रे देता है। ठीक है, तो इंसिडेंट रे जहां जाकर मिलेंगी वहां पर हमें क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। और रिफ्लेक्टेड रे जहां जाकर मिलेंगी वो हमें क्या देगा, इमेज देगा। इसको कैसे समझेंगे हम लोग, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक मिरर है, यहाँ पर भी हम लोग एक मिरर ले लेते हैं, तो थोड़ा इजी होगा समझने में। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कहीं से लाइट रेज आ रही हैं, कहीं से लाइट रेज आ रही हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास कहीं से लाइट रे आ रही है। ठीक है, अब ये क्या कर जाएगी, टकरा जाएगी। क्या करेगी, टकरा जाएगी। टकरा के, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, इस तरीके से टकरा के इस तरीके से जाएगी, नॉर्मल, नॉर्मल बनाते हुए, ऐसी सेम नॉर्मल बनाते हुए ये इस तरीके से यहाँ से टकराते हुए जाएगी। तो ये हमारे पास कहीं पे जाकर यहाँ पर मीट कर गई। अच्छा, ये क्या मीट करा हमारे पास, ये इंसिडेंट रे मीट करी है या रिफ्लेक्टेड रे मीट करी है, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या कर गई, मीट कर गई इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास, इमेज बन गई। ये क्या है हमारे पास, इमेज है। ये क्या है, इमेज है, रिफ्लेक्टेड रे मीट कर गई। ये चीज समझ में आती है। दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इंसिडेंट रे, ये हमारे पास इंसिडेंट रे, ये टकरा कैसे गई,
ये टकरा के ऐसे गई, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे ये जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो दूर जा रही हैं एक दूसरे से, ये कभी मीट करेंगी क्या? हमेशा क्या होती जाएंगी, दूर चली जाती जाएंगी, इस तरीके से दूर जाती जाएंगी, तो कभी मीट नहीं करेंगे। तो रियल वर्ल्ड में कभी मीट नहीं करेंगी, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे इसी सेम स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि हमने रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन वाली हमने प्रॉपर्टी देखी है। सेम स्ट्रेट लाइन में हमने इसे प्रोपगेट किया अंदर की तरफ मिरर के अंदर, ऐसे ही ये दूसरी वाली रे को भी हमने इस तरीके से करा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे थी, ये भी रिफ्लेक्टेड रे थी, जो हमने आगे की तरफ एक्सटेंड करी है वर्चुअली। ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रे मीट करा ली है हमने जबरदस्ती। ठीक है। तो इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, इमेज बोलते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। इन्हीं दो फिगर में हम लोग ऑब्जेक्ट भी देख सकते हैं इजीली। कैसे? अब यहां से ये इंसिडेंट रे आ रही थी, ये इंसिडेंट रे आ रही थी, ये हमें दिख रहा था इंसिडेंट रे आ रही है इस तरीके से दूर से टकरा के, फिर ऐसे करके इमेज बना दिया। तो इंसिडेंट रे आ रही है, तो ये कभी तो मीट करेंगी नहीं इस तरीके से रियल वर्ल्ड में। तो हमने इसको जबरदस्ती इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाया। किसको बढ़ाया हमने यहाँ पर, इस वाली फिगर में इंसिडेंट रे को हमने आगे बढ़ाया और उनको मीट कराया जबरदस्ती। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट रे जहां मीट करती हैं उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट। ऐसे ही यहाँ पर देखोगे तो ये हमारे पास इंसिडेंट रे थी और ये हमारे पास इंसिडेंट रे थी, इसको हम लोग इजीली एक्सटेंड करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये तो मिल ही रहा है ना हमें एक्चुअल में। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, अगेन ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अच्छा, तो फिर दोनों इमेज में फर्क, दोनों जो फिगर्स मैंने बनाई है इनमें फर्क क्या है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज को जो मैं बता रहा हूँ। देखो, ये जो पहली फिगर है इसमें आप देख सकते हो कि जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो एक्चुअल में मीट कर रही हैं। क्या कर रही हैं, एक्चुअल में मीट कर रही हैं। तो इस इमेज को क्या बोलते हैं हम लोग, रियल इमेज। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, रियल इमेज। ठीक है। अब सेकंड फिगर में आओ। सेकंड फिगर में आप, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्चुअल इमेज। अब ऑब्जेक्ट के ऊपर आते हैं। इस वाली फिगर में हमने जो इंसिडेंट रे हैं, इंसिडेंट रे जो है उनको जबरदस्ती मिलाया है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। हाँ, ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है। और इस वाली इमेज में, फिगर में, हमारे पास एक्चुअल में इंसिडेंट रे मीट कर रही हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल ऑब्जेक्ट। तो आई गेस ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए अब तक कि इमेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल और वर्चुअल में भी फर्क पता पड़ जाता है कि रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही समझ नहीं आता कि रियल और वर्चुअल में फर्क क्या होता है और ऑब्जेक्ट और इमेज में क्या फर्क होता है। तो ये चीज अब क्लियर हो जानी चाहिए। तो आई थिंक दैट्स इट। नेक्स्ट हम लोग जो बाकी की जो बचे हुए इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।